हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी साइंस क्लास 9 के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो रिलेटेड है क्लास 9 साइंस के चैप्टर 14 प्राकृतिक संपदा से। इस वीडियो में हम अभ्यास के सभी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। आपके एनसीईआरटी बुक्स के एक्सरसाइज में जितने तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं, सभी क्वेश्चंस को हम बारीकी से समझेंगे और उसका उत्तर लिखेंगे। इस प्रकार ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न है, जीवन के लिए वायुमंडल क्यों आवश्यक है। अब आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। जीवन के लिए वायुमंडल अति आवश्यक है। वायुमंडल पृथ्वी की औसत तापमान बनाए रखता है, जो जीवों की अस्तित्व के लिए जरूरी है। वायु का आवरण दिन के समय तापमान में अचानक वृद्धि को रोकता है तथा रात्रि में अत्यधिक ठंड से बचाता है। हमारी पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व बनाए रखने के लिए वायुमंडल अति आवश्यक है। कारण क्या है कि हमारी वायुमंडल पृथ्वी की औसत तापमान को बनाए रखता है। वायुमंडल की उपस्थिति के कारण क्या होता है कि दिन के समय तापमान में अचानक वृद्धि नहीं हो पाती। ठीक इसी प्रकार रात्रि में अत्यधिक ठंड से भी ये हमें बचाती है। अर्थात वायुमंडल जो है वह पृथ्वी की औसत तापमान को मेंटेन करके रखती है। हमारी वायुमंडल में प्रमुख रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें पाई जाती हैं। अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो हमारी वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य गैसें पाई जाती हैं। ये गैसें जीवों के लिए आवश्यक होती हैं। पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जीव हैं, सभी जीवों को जिंदा रहने के लिए विभिन्न प्रकार की गैसों की आवश्यकता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर रहने वाले हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक इसी प्रकार दूसरे जीवधारी श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। इसी प्रकार वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है, इसी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रेट्स बनाया जाता है और ये नाइट्रेट्स भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। कहने का मतलब यह हुआ कि विभिन्न प्रकार की गैसें जीवों के लिए आवश्यक होती है। वायुमंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है, जिससे ओजोन परत कहा जाता है। आपने ओजोन परत का नाम सुना होगा। ये कुछ ऊंचाई पर होती हैं और ये हमारे लिए एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करती हैं, क्योंकि सूर्य से निकलने वाली हानिकारक परावैंगनी विकिरण को ओजोन परत अपने में सोख लेती है, जिसके कारण यह हानिकारक परावैंगनी विकिरण धरती तक नहीं पहुंच पाती और जीवों की रक्षा हो जाती है। इस प्रकार हम यहाँ लिख सकते हैं कि ओजोन परत पृथ्वी के लिए एक सुरक्षा कवच है, जो सूर्य की हानिकारक परावैंगनी विकिरण को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। इस प्रकार जीवों के अस्तित्व के लिए वायुमंडल आवश्यक है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब कंप्लीट हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, जीवन के लिए जल क्यों अनिवार्य है। अब आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। जल जीवन का आधार है। सभी कोशिकीय प्रक्रियाएं जलीय माध्यम में होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है और इस कोशिका के अंदर अनगिनत प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, जो कि जीवन के लिए अनिवार्य हैं। और जितने भी प्रकार की कोशिकीय प्रक्रियाएं होती हैं, सभी जलीय माध्यम में होती हैं। शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पदार्थों का संवहन घुली हुई अवस्था में होती है। चाहे पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो, सभी के शरीर में परिवहन आवश्यक है, क्योंकि पदार्थों का परिवहन एक भाग से दूसरे भाग में होना अति आवश्यक है। और जितने भी प्रकार का परिवहन होता है, संवहन होता है, ये घुली हुई अवस्था में होती है। विभिन्न अंगों एवं अंग तंत्रों की जैविक क्रियाओं के क्रियान्वयन के लिए भी जल आवश्यक है। शरीर के अंदर जितने भी प्रकार की अंग या अंग तंत्र की जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, इसके क्रियान्वयन के लिए जल आवश्यक है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो पाचन हो, उत्सर्जन हो या परिवहन हो, विभिन्न प्रकार की जैविक प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन के लिए जल अति आवश्यक है। जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का श्वसन की क्रिया में उपयोग करते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो जल में रहते हैं, जिससे जलीय जीव कहा जाता है। ऐसे जीव श्वसन की क्रिया के लिए घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं।
अतः हम कह सकते हैं कि जीवन के लिए जल अनिवार्य है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब कंप्लीट हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, जीवित प्राणी मृदा पर कैसे निर्भर हैं? क्या जल में रहने वाले जीव संपदा के रूप में मृदा से पूरी तरह स्वतंत्र हैं? इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि जीवित प्राणी कैसे मृदा पर निर्भर रहते हैं। साथ ही यह भी पूछा गया है कि क्या जलीय जीव मृदा से पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। अब आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। सभी प्रकार के जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मृदा पर निर्भर रहते हैं। हमारी पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं, सभी जीव या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मृदा पर निर्भर रहते हैं। पेड़ पौधे मृदा पर स्थिर होते हैं और जल एवं खनिजों का अवशोषण करते हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं सभी मृदा पर स्थिर होते हैं और ये अपने पोषण के लिए मृदा से जल और खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। अन्य जीव पोषण एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। कुछ ऐसे जीव हैं जैसे कि जंतु, ये अपने पोषण या फिर अन्य आवश्यकताओं के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। अर्थात अन्य जीव जो हैं ये भी अप्रत्यक्ष रूप से मृदा पर ही निर्भर रहते हैं। अगर हम जल में रहने वाले जीवों की उदाहरण लें तो जल में रहने वाले जीव संपदा मृदा से पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होते हैं। जलीय पौधे जल में घुली हुई खनिजों का अवशोषण करते हैं जो मूल रूप से मृदा से ही प्राप्त होती है। जितने भी जलीय पौधे हैं ये जल में घुली हुई खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं और अंततः यह खनिज लवण मृदा से ही प्राप्त होती है। वर्षा जल अपने साथ मृदा के कणों को साथ ले जाती है जिससे जल तंत्र में खनिजों का स्तर बना रहता है। वर्षा के समय क्या होती है कि विभिन्न प्रकार के स्थानों से वर्षा जल संग्रह होकर जलाशय में पहुंचती है। इस दौरान वर्षा जल अपने साथ मृदा के कणों को साथ ले आती है जिससे जल तंत्र में खनिजों का स्तर बना रहता है। अतः सभी जीव मृदा पर निर्भर होते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जितने भी प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं सभी या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मृदा पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब कंप्लीट हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 4। आपने टेलीविजन पर और समाचार पत्र में मौसम संबंधी रिपोर्ट को देखा होगा। क्या आप सोचते हैं कि हम मौसम के पूर्वानुमान में सक्षम हैं? इस प्रश्न में यह बताया गया है कि हम अक्सर टेलीविजन या फिर समाचार पत्र में मौसम संबंधी रिपोर्ट देखते हैं। क्या वास्तव में हम मौसम की भविष्यवाणी करने में सक्षम है? इसके बारे में हमें लिखना है। अब आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। आधुनिक विज्ञान के द्वारा हम मौसम के पूर्वानुमान में सक्षम होते हैं। मौसम संबंधी जानकारी गहन वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित होती है। सैटेलाइट की मदद से वैज्ञानिक वायु के दबाव और समुद्रों में उत्पन्न चक्रवातों के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। आधुनिक विज्ञान के द्वारा हम मौसम के भविष्यवाणी में सक्षम होते हैं और ये भविष्यवाणी पूर्ण रूप से वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित होती है। वैज्ञानिक सैटेलाइट की मदद से वायु के दबाव और समुद्र में उत्पन्न होने वाले चक्रवात के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं और इन सभी जानकारी के बारे में अध्ययन करके वैज्ञानिक मौसम के पूर्वानुमान में सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार अब हम लिख सकते हैं कि इन सूचनाओं के अध्ययन से मौसम का पूर्वानुमान किया जाता है। इससे कृषि संबंधी नई योजनाएं बनाई जाती हैं तथा समुद्र तटों पर रहने वाले लोगों को तरह तरह के खतरों की पूर्व सूचना दी जाती है। वैज्ञानिकों के द्वारा जो मौसम का पूर्वानुमान किया जाता है ये मानव सभ्यता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि इससे कृषि संबंधी नई योजनाएं बनाने में हमारी सहायता करती है। साथ ही साथ समुद्र तटों पर रहने वाले लोगों को तरह तरह के खतरों की पूर्व सूचना भी दी जा सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि मौसम के पूर्वानुमान में हम सक्षम हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब कंप्लीट हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5। हम जानते हैं कि बहुत सी मानवीय गतिविधियां वायु, जल एवं मृदा के प्रदूषण स्तर को बढ़ा रहे हैं। क्या आप सोचते हैं कि इन गतिविधियों को कुछ विशेष क्षेत्रों में सीमित कर देने से प्रदूषण के स्तर को घटाने में सहायता मिलेगी? जैसा कि हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की मानवीय गतिविधियां
हमारी वायु, जल और मृदा को प्रदूषित करती है। क्या इन गतिविधियों को अगर कुछ विशेष क्षेत्रों में सीमित कर दें तो प्रदूषण के स्तर घटेंगे? अब आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। विभिन्न प्रकार के मानवीय गतिविधियां वायु, जल एवं मृदा के प्रदूषण स्तर को बढ़ा रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण कभी भी किसी स्थान विशेष पर सीमित नहीं रहते। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर किसी स्थान विशेष पर प्रदूषण उत्पन्न हो तो इसका प्रभाव आसपास के क्षेत्रों में भी फैल जाता है। अर्थात पर्यावरण प्रदूषण कभी भी किसी स्थान विशेष पर सीमित नहीं होते हैं। किसी एक स्थान विशेष की वायु, मृदा या जल प्रदूषित होने पर यह आसपास के स्थानों में फैल जाती है। होता ऐसा है कि अगर किसी स्थान पर वायु, मृदा या जल प्रदूषित हो तो यह प्रदूषण आसपास के स्थानों में भी फैल जाती है। वायु में हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ने पर यह समूचे वायुमंडल को दूषित कर देते हैं। इस प्रकार किसी स्थान के जलाशय प्रदूषित होने पर यह अन्य जलाशयों में मिलकर उन्हें भी दूषित कर देते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इन गतिविधियों को कुछ विशेष क्षेत्रों में सीमित कर देने से प्रदूषण के स्तर नहीं घटेंगे, बल्कि हमें वैश्विक स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण के बारे में उपाय करना होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हम प्रदूषण पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तो इस प्रकार की गतिविधि को कुछ विशेष क्षेत्रों में सीमित न करके हमें वैश्विक स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण के बारे में सोचना होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब कंप्लीट हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 6। जंगल वायु, मृदा तथा जलीय स्रोतों की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि जंगल पर्यावरण के लिए आवश्यक हैं। इसमें हमसे पूछा गया है कि जंगल हमारी वायु, मृदा और जल स्रोत की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करते हैं। अब आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। जंगल वायु, मृदा तथा जलीय स्रोतों की गुणवत्ता को निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वायु की गुणवत्ता, यानी जंगल की उपस्थिति से हमारी वायु की गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। हमारी पृथ्वी पर जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। इस प्रक्रिया में पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। इससे वायुमंडल में इन गैसों का संतुलन बना रहता है जो जीवन के लिए अनिवार्य है। चूंकि जंतु क्या करते हैं कि जंतु ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस प्रकार पेड़ पौधे की उपस्थिति के कारण इस प्रकार के गैसों का संतुलन हमारी वायुमंडल में बना रहता है जो कि जीवन के लिए अनिवार्य है। इस प्रकार जंगल की उपस्थिति से वायु की गुणवत्ता अच्छी होती है। अब हम देखेंगे जंगल की उपस्थिति के कारण मृदा की गुणवत्ता कैसे प्रभावित होती है। पौधों की जड़ें मृदा के कणों को मजबूती से पकड़े रहती हैं जिससे मृदा के कटाव नहीं होते हैं। जब अत्यधिक वर्षा होती है या फिर तूफान आता है तो ऐसी स्थिति में मृदा के कणों का कटाव होना स्वाभाविक है, परंतु पौधों की जड़ें मृदा के कणों को मजबूती से पकड़े रहती हैं जिसके कारण मृदा के कटाव नहीं हो पाते हैं। अर्थात पौधों के कारण मृदा अपरदन नियंत्रित रहता है। इससे भूमि की उर्वरता बनी रहती है। ऐसे स्थान जहां पौधे नहीं होते हैं वहां मृदा का कटाव अत्यधिक होता है जिसके कारण उस स्थान विशेष की उर्वरता कम हो जाती है। अर्थात पौधों की उपस्थिति के कारण भूमि की उर्वरता बनी रहती है। पौधों की उपस्थिति से मृदा के जल धारण की क्षमता भी अधिक होती है। जिस स्थान पर पौधे नहीं पाए जाते हैं उस स्थान की मृदा की जल धारण क्षमता कम होती है। अर्थात ऐसे मृदा में जल को धारण करके रखने की क्षमता बहुत ही कम होती है। अर्थात इस प्रकार की मृदा में बहुत ही अधिक मात्रा में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, परंतु पौधों की उपस्थिति से मृदा के जल धारण क्षमता अधिक हो जाती है। अब देखेंगे जलीय स्रोतों की गुणवत्ता। पेड़ पौधे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा जलवाष्प विमुक्त करते हैं। यह जलवाष्प अंततः बादलों का निर्माण करते हैं और वर्षा होती है। इससे जल स्रोतों की गुणवत्ता अच्छी रहती है। अतः जंगल वायु, मृदा और जलीय स्रोतों की गुणवत्ता को गहन रूप से प्रभावित करते हैं।
तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने चैप्टर में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर लिखा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हर नए वीडियोस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तब तक के लिए बाय।